नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। ये मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है उसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है। तो पहले पिछला जो बता चुका हूँ उसके बाद थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूँ। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत की मूल विधि मतलब संविधान में इसका उल्लेख है। और मौलिक अधिकार जो है, अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है उसको जन्म से ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में के किस भाग में है? तो भाग 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक का क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रख लीजिएगा। और कराची अधिवेशन में भी इसको मांग की गई थी 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय। और आप देखेंगे कि ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया है मौलिक अधिकार का? तो मौलिक अधिकार का जो ड्राफ्ट तैयार किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। तो ये सारी चीज़ें रहीं जो इसमें ये जानना था। और इससे पहले और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने उस वीडियो में बताया है, तो आप उसे पहले देख लीजिए, फिर आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो वर्तमान में 6 है, लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा के यहाँ से वो कानूनी या विधि अधिकार बना दिए गए। अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया उधर ले जाके। तो ये ध्यान रख दीजिएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। तो 6 तो मैं मौलिक अधिकार बता चुका था, एक बार थोड़ी सी फिर बता देता हूँ। पहला जो है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, ये जो था 14 से लेके 18 तक अनुच्छेद तक था। ठीक है, ये दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये देखेंगे आप 19 से लेके 22 तक है, अनुच्छेद है ना ये। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस से लेके 28 तक। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये था 29, 30, संपत्ति का अधिकार, ये था अनुच्छेद 31। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32। लेकिन इसको जो है इसको कैंसिल कर दिया गया यहाँ से।
और ये कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में। ठीक, ये ध्यान रख लेना। तो वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकारों की संख्या? 6 है। ठीक है, तो 6 है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूँ, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो है ये व्यक्तियों के बीच में जो है समानता स्थापित करने के लिए लाया गया है। आप देखेंगे 14 से 18 के बीच में जो भी आर्टिकल हैं वो सारा जो है इनका मेन एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में समानता स्थापित करना है, जो ऊंच नीच की भावना है उसको दूर करना है। तो चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 14 ये क्या कहते हैं सॉरी, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। तो इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो ये ध्यान रख रखिएगा कि ये अगर क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया तो ब्रिटेन से, विधि के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया। और एक क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अब यहां से ये क्या है, विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? राज्य जो कानून बनाएगी, राज्य मतलब जो यहां पास आप देखेंगे तो राज्य का मतलब कई जगह जो है वो सरकार से या राष्ट्र से भी है। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर कोई कानून बनाता है तो सभी के लिए एक समान कानून होगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब यही है। अब विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समक्ष समान संरक्षण मतलब कि जो भी है, जैसे मान लीजिए तालाब है, होटल है या जो भी सार्वजनिक स्थल हैं देखा जाए तो उसके लिए समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को इजाज़त है और दूसरे व्यक्ति को इजाज़त नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं है। इसमें सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्रदान किया गया, सभी का उसमें अधिकार होगा। ठीक है, ये रहा आपका समान संरक्षण से। तो समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से, और विधि के समक्ष समानता ये चीज़ें मतलब सभी के लिए एक समान कानून बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी हो, जैसे कह सकते हैं हम कि जो आप कोई भी कानून देख लीजिए ना, कोई भी कानून देख लीजिए, या फिर आपकी गाड़ी पकड़ जाती है उसमें देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए अलग से कानून हो, गरीबों के लिए अलग से कानून हो, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए एक कानून है। अगर अमीर किसी की हत्या करते हैं और गरीब किसी की हत्या करता है तो दोनों का अलग कानून है, ऐसा नहीं है भाई। जितनी सज़ा है वो गरीब को भी मिलती है, वो अमीर को भी मिलती है। आप उदाहरण में देख सकते हैं, बहुत लोग बड़े बड़े लोग हैं जो जेलों में हैं, तो क्या उनको छोड़ दिया गया है? ऐसा तो नहीं है। मतलब उनको तो बराबर देखा जा रहा है ना कि विधि के समक्ष समानता है। मतलब अगर कानून बन गया कि अगर ऐसा अत्याचार करो तो आपको 10 साल की सज़ा होगी, तो अमीर आदमी है उसको भी होती है सज़ा, जो गरीब है उसको भी होती है। तो ऐसा तो भेदभाव करके कोई कानून नहीं बना सकता। ये कौन आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 14 कहता है अगर कोई भेदभाव करके ऐसा कानून बनाता है तो वो कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि सीधी बात है, अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो जो संविधान की व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगी, फिर उसमें स्पष्ट करेगी कि क्या ये कानून जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है। तो विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण ये रहा आपका। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने थे, एक तो विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 14 में। अगर क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया तो ब्रिटेन से, समता या समानता जो भी कहाँ से, ब्रिटेन से, और समान संरक्षण कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से। अब ये एक आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, विभेद मतलब भेदभाव ना, विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, तो यहां लिखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रोकना। विभेद का मतलब है भेदभाव। तो यहां पास ये बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई कानून बनाया जाता है तो सबके लिए बराबर होगा, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी कार्यों में। तो ये देखेंगे आप कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ ये जो है इसी धर्म के लिए है, दूसरे धर्म के लिए नहीं है, तो नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मूल वंश, मूल वंश मतलब आप इसके वंशज हो कि आपके पूर्वजों ने ऐसा किया इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके आधार पर नहीं भेदभाव किया जाएगा। जाति कि आप इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, आपके इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि सिर्फ एक ही जाति के लिए ये व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। लिंग मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं के लिए सिर्फ है या फिर सिर्फ पुरुषों के लिए बना है, महिलाओं के लिए नहीं है। जन्म स्थान, जन्म स्थान आप ये नहीं कह सकते कि आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप महाराष्ट्र में नहीं आ सकते, महाराष्ट्र के हैं एमपी में नहीं आ सकते, ये चीज़ें नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। ठीक है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। और ऐसा इसलिए व्यवस्था किया गया होगा क्योंकि सीधी बात है, अगर ऐसा ही भेदभाव होंगे तो फिर दिक्कत होती और राष्ट्र की जो एकता है इससे खंडित होती है। अगर जो इससे जो भेदभाव करते हैं कि हाँ इस जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो इससे लोगों के मन में थोड़ा सा विरोधाभास होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अनुच्छेद 15 में है, तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बशर्ते ये अधिकार दिया गया है राज्यों को कि अगर वो चाहे तो अपने जन्म स्थान के आधार पे जो है अपने व्यक्तियों को ज़्यादा अधिकार प्रदान कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप कि नौकरी में अगर मान लीजिए निकलता है एमपी में नौकरी या फिर यूपी या जहाँ भी, तो आप देखोगे कि वो अपने राज्यों के लिए ज़्यादा सीटें रखते हैं कि हाँ अदर स्टेट के लिए 10% आरक्षण होगा, 10% होगा अन्य राज्यों के लिए, बाकी 90% हमारे राज्य से ही भरे जाएंगे। जैसे ऐसा अक्सर छत्तीसगढ़ ज़्यादा करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधी बात है कई राज्य ऐसे हैं जहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए देखा जाए कि अगर खुला छोड़ दिया जाए, ऐसे खुली भर्ती छोड़ दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो है अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में खुली भर्ती कर दिया जाए कि पूरे राज्य के पूरे स्टेट के लोग जो हैं आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए 90% रख दें। अगर ऐसा हो जाए तो छत्तीसगढ़ के लोग जो है बहुत कम ही जॉब उनके हाथों में लगेगी, क्योंकि आप देखते हो कि जब खुली भर्ती होती है जैसे CAF छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स की, तो उसमें पूरे भारत के लिए सबके लिए खोल दी जाती है, तो अक्सर देखोगे यूपी बिहार के लोग जो है ज़्यादा उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे चाहे अगर जन्म स्थान इतना अधिकार दिया गया है कि जन्म स्थान के आधार पे जो है तो वो अपने नागरिकों को ज़्यादा अधिकार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दिया नौकरी का उदाहरण। तो ये जो रहा है, और हाँ एक बात बता दूं कि संविधान जितनी बातें बोल रहा है उसमें लेकिन किंतु परंतु भी है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ तो कह दिया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं अपने नागरिकों को ज़्यादा अधिकार प्रदान कर रहे हैं, है ना, राज्य। तो ये ध्यान रख रहिएगा, इस पे जो है कई जगह है कि वो भेदभाव कर रहे हैं। और यहीं पास आप देखेंगे एक आर्टिकल है 15 का 3 जो है वो ये कहा गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है 15 के 3 में। ठीक है, यहीं पास देखोगे आपकी SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग के गरीब, ये सबको आरक्षण की व्यवस्था भी शिक्षा के क्षेत्र में की गई है। 15 ही आर्टिकल में जितने भी हैं, जैसे लोगों को जिसमें शिक्षा में आरक्षण है, जैसे मान लीजिए कॉलेज में कोई एडमिशन ले रहा, तो आप देखेंगे कि उनके लिए कि
एससी कैटेगरी के लिए इतनी सीटें हैं, एससी कैटेगरी, एसटी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी। अब तो आ गया है कि सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण किया गया है, वो भी शिक्षा में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनको शिक्षा और नौकरी दो ही जगह सिर्फ आरक्षण है, ठीक है, वो 10%। तो आप थोड़ी सी भी मैं बता देता हूँ जो नया मुद्दा है 15 का 6, 15 का 6 जो है इसमें क्या लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं 15 के 6 में कि आर्थिक आधार पे गरीब समान वर्गों को जो है वो क्या किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा। और कब, 2019 में ये प्रदान किया गया है, ठीक है। कितने % आरक्षण है, तो 10%, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये रहा आपका 15। अब इसको हटा देता हूं। अब देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इसमें क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब जो सरकारी नौकरी है उसमें अवसर की समानता, सीधे सिंपल भाषा में समझिए आप। तो उसमें नौकरी में जो है सभी को आप देखेंगे, हाँ ये ध्यान रख रहिएगा कि नौकरी की व्यवस्था जो मैं 15 में उदाहरण दे रहा था वो आप ध्यान रखिएगा कि वो तो ठीक है किसी के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ध्यान रखिए कि शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो आरक्षण तो है। अगर मान लीजिए कोई राज्य की कॉलेज है, मान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य के कॉलेज है, अगर यूपी का कोई बंदा आके एडमिशन लेता है उसमें, अगर एससी कैटेगरी का है या एसटी कैटेगरी का है या ओबीसी का है, तो यहाँ आके वो उसको सामान्य वर्ग से ही उसको मिलेगा, मतलब उसमें प्रवेश मिलेगा, वो कैटेगरी उसमें काम नहीं करेगी अदर स्टेट में अगर वो आते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर केंद्रीय है तो उसमें वो उनका जाति निवास वो सब काम कर जाएगा ज़्यादा। यहाँ जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब सरकारी जो नौकरी है उसमें जो है सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन किंतु परंतु वहीं लगा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ आप देखोगे तो एससी, एसटी, ओबीसी और अब तो जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रख रहे हैं ना कि लोक नियोजन के अवसर की समानता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं फिर आरक्षण की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो है व्यवस्था की गई, इसके लिए छूट प्रदान किया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लेकिन किंतु परंतु है कि अगर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको चाहे तो सरकार जो है नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और बराबर चल रहा है। और एक देखेंगे कि पहले जो है आर्थिक वर्ड नहीं जुड़ा था, अब संविधान में आर्थिक वर्ड भी जोड़ दिया गया, तभी तो संशोधन 103वां संविधान संशोधन जो है आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के गरीबों को जो है 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगर वो आर्थिक वर्ड नहीं जोड़ा गया होता संविधान में तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर वो मामला जाता तो कैंसिल हो जाता। क्यों? क्योंकि पहले ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि किसी भी कंडीशन में देखा जाए तो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन वो ये नहीं बोले थे कि क्या बोलते, बस ये बोले थे कि जातीयता के आधार पे या फिर सामाजिक या शैक्षणिक आधार पे नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आर्थिक वर्ड जोड़ दिया गया, तो इससे जो है ये चीज़ें रास्ता जो है आसान हो गया थोड़ा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, अगर आर्थिक वर्ड नहीं जुड़ा होता तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वो मामला जाता और वो मामला कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे अब भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है कि ओबीसी को आरक्षण को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है राज्य सरकार से जो आरक्षण है वो उनको 13% मिला,
था पहले से, और 14% और जोड़ दिए गए, 27% कर दिया गया। लेकिन इससे पहले भी जो है देखा जाए तो एससी को ज़्यादा, सॉरी एसटी को यहाँ पर ज़्यादा आरक्षण है स्टेट के मामले में देखा जाए तो ये बढ़ के जो है मतलब 50% से ऊपर आरक्षण हो गया। इसी के विवाद जो है वो हाईकोर्ट में अभी चल रहा है। तो अब देखते हैं जो भी फैसला है। तो ये ध्यान रख रहिएगा कि लोक नियोजन में अवसर की समता या समानता की ये बात करता है। कुल मिला के यही है। आप देखेंगे 16 के यहाँ पास ओबीसी, एससी, एसटी सबके आरक्षण है, लेकिन नया मामला जो है उसको मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 16 के जो 6 हैं इसमें जो क्या किया गया है, सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है नौकरी में। कहाँ, यहाँ पास नौकरी लिख लीजिए, और जो 15 के 6 बताया हूँ उसमें शिक्षा में, बस 2 जगह, राजनीति में नहीं है। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को देखेंगे आप तो पंचायतों में आरक्षण है, लेकिन सामान्य वर्ग के गरीबों को पंचायतों में आरक्षण नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि नौकरी और शिक्षा 2 ही जगह इन्हें आरक्षण है। चलिए, ये रहा आपका अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 17 बता देता हूं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 आप देखेंगे तो इसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत। का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो ये ध्यान रख रहिएगा, छुआछूत के अंत करने की बात ये आर्टिकल करता है, ठीक है, कि जो समाज में छुआछूत चल रहे हैं उसके जो है उसको रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है। और इसी आर्टिकल को ध्यान में रख के, इसी अनुच्छेद को ध्यान में रख के देश आजाद के बाद जो कानून बना है पहला, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है, 1955 ये बना कानून। और ये जो है सिर्फ एससी के लिए बना था, मतलब अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट। मतलब ये था कि अनुसूचित जाति के ऊपर अगर जातीयता के आधार पर अत्याचार करते हैं तो ये आपको ऊपर कानून लगेगा, बशर्ते वो एससी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओबीसी, सामान्य वर्ग, ये चीज़ें होंगे तभी जाके उसके ऊपर जो है ये कानून लगते थे। और इसमें जो है संशोधन कर दिया गया एक बार 1976 में, और इसको कठोर बना दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि अस्पृश्यता के अंत करने के लिए ही 1989 में, 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है ना, जिसको SC ST एक्ट भी कहते हैं, 1989 भी कहते हैं, ठीक है, जिसको एट्रोसिटी एक्ट भी कहते हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये बना। और ये जो है किसके लिए है, SC और ST दोनों के लिए। अगर अनुसूचित जाति के ऊपर भी कोई अत्याचार कर रहा तो भी जो है ये कानून उन पे लागू होते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रख रहिएगा कि ये जो है ये SC ST एक्ट जो है, ये चीज़ें जो बोलते हैं ना, यूपी बिहार में बोलते हैं इसको ज़्यादा तक बोलते हैं हरिजन एक्ट। तो ये जो है आप देखेंगे तो ये जो है SC ST एक्ट है, ये किसके लिए बनाया था, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए, ठीक है, जो समाज में व्याप्त बुराई थी उसको दूर करने के लिए, ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। आपको बता चुका हूं कि 14 से 18 तक के बीच में जो है व्यवस्था समानता स्थापित करने के लिए की गई है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता के अंत करने की बात संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना है, तो 1955 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये।
आप देखेंगे तो एमपीपीएससी के प्री में जो है ना, ये और ये दोनों हैं, आप देखेंगे कि प्री में ये दोनों है। एक तो और भी है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 3 एक्ट पढ़ने पड़ते हैं उसमें। तो ये रहा जो है अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। क्वेश्चन आता है कि उपाधियों के अंत की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो आपको टिक करना है 18। ये हो क्या है, ये क्यों लाया गया, समानता स्थापित करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी को एक उपाधि दी जाती है बड़ी, ठीक है, कोई उपाधि है जिससे जो है वो व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, और वो अगर मान लीजिए नहीं भी समझता है तो लोग अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत छोटे हैं, बहुत दबे हैं, ऐसा है। ठीक है, तो वो ऊंच नीच की भावना आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कर दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो ये व्यवस्था की गई कि जो, क्योंकि सीधी बात है, लोग अनुभव किए थे कि जो अगर उपाधि बड़ी है तो उनसे लोग डरते थे। तो ये देखा गया कि उपाधि के कारण भी लोगों में डर रहता है, तो इसको जो है हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊंच नीच की भावना लाती है। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा, और ये था अनुच्छेद 18। ठीक है, जिसको बोलते उपाधियों का अंत। इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि इसमें जो है अब कोई जो है उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी सरकार के द्वारा। ये जो है शिक्षा और सेना, ये सिर्फ 2 ही उपाधि प्रदान की जाएगी। और शिक्षा और सेना है क्या, वो अर्जित प्रतिभा है। आप जो है किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, अगर वो पीएचडी कर लेता है तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा ले, कौन रोक सकता है। या फिर वो डॉक्टर बन जाए, नाम के आगे डॉक्टर लगा ले, या फिर वो जर्नल बन जाए, कर्नल बन जाए, नाम के आगे जर्नल लगा ले। जैसे आप लोग देखते होंगे जनरल वीके सिंह, मैं बार बार उदाहरण देता हूं उनको। तो ये जो है अगर वो चीज़ें हैं तो ये आप ले सकते हैं, इसकी छूट है, ये प्रदान करेगी। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है, जो भारत रत्न दिया जाता है वो इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो भारत रत्न जो प्रदान किया जाता है वो इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो पहला एक क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा और सेना के अलावा राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा ये। दूसरा ये है कि उपाधियों के अंत की बात 18 में की गई है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति देश का, भारत का है और भारत का नागरिक है, और विदेशों से कोई अगर उसको उपाधि मिल रही है या कोई इनाम मिल रहा, तो क्या वो ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए नहीं। लेकिन अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति जी से पूर्व अनुमति ले लेता है या राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति मिल जाती है उनको, तो वो जो है उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। और जो ऐसे प्रावधान किए होंगे, वो लोगों के मन में ये जरूर विचार आया होगा कि अगर ऐसे होगा, अगर मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए कोई दुश्मन देश ही है, अगर वो भारत के किसी व्यक्ति को उपाधि दे रहा है तो उसके मन में कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो उसके एवज में वो कुछ लेना चाहता है। ये ऐसा है ही नहीं है कि वो चीज़ है, वो भले से अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई यूट्यूब में पढ़ा रहा, आपको फ्री में ही पढ़ा रहा, तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि वो आगे बढ़े, वो पॉपुलर हो, ये चीज़ें हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति आपको इनाम दे रहा है तो उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ वो तो चाहता ही चाहता है। तो इसलिए कि ताकि अगर दुश्मन देश किसी को अगर इनाम देता है तो हो सकता है वो जासूसी करे या ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये सोचना होगा, इसीलिए ये बैन किया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति जी को तो पता है कि कौन सा देश हमारा के साथ अच्छा व्यवहार है, कौन सा नहीं है। हो सकता है व्यक्ति को नहीं पता हो, किसी को, हालांकि पता चल जाता है पूरी चीज़ें, लेकिन फिर भी, है ना। तो ये ध्यान रख लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे 14 से 18 तक के जो बीच के जो आर्टिकल है पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हूँ। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं, एक बार फिर से कह दूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।